हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके स्टूडेंट क्लासेज में। जैसा कि आपको पता है आपकी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जीव विज्ञान। ठीक है, मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री को कंप्लीट कर दिया है और आज चलेगी आपकी जीव विज्ञान। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी। जीव विज्ञान है क्या चीज? वह विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारी का अध्ययन, जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान शब्द जो इसका जो शब्द दिया था, इसको किससे दिया था? सर्वप्रथम लेमार्क और ट्रेविरेनस ने 1800 किस में दिया था? 1801 ईस्वी में किया था। जो जीव विज्ञान का जो नाम है वो किसने दिया था? लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने 1801 में इसका नाम दिया था। क्लियर है? जो कि यहाँ से प्रश्न बन सकता है का इस बायोलॉजी जो नाम दिया था वो किसने दिया था और इसके अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? जीवधारियों का, जिसमें भी जीवित, यानी कि जीवधारी का मतलब है जिसमें भी श्वसन होता है, उनका अध्ययन इस बायोलॉजी के अंतर्गत होता है। क्लियर? क्या था? जंतुओं का अध्ययन, जंतु विज्ञान, पादपों का अध्ययन, वनस्पति विज्ञान तथा सूक्ष्म जीवों का अध्ययन सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि इसका कहने का मतलब वो है जो जंतुओं का अध्ययन करता है वो जंतु विज्ञान। क्लियर है? जो पादपों का अध्ययन करता है वो वनस्पति विज्ञान। वनस्पति यानी कि जितने भी पेड़ पौधे आते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? वनस्पति विज्ञान। और जो सूक्ष्म जीव, यानी कि जो हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख पाते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? सूक्ष्म जीवों का जो अध्ययन होता है वो कौन सी केमिस्ट्री होती है? वो होती है सूक्ष्म, यानी कि माइक्रो बायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये ज्यादातर प्रश्न बनता है। अरस्तु को क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान यानी कि विज्ञान का जनक कहा जाता है। और नाम किसने दिया था? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने इसका नाम दिया था 1801 में। और इसका जो जन्मदाता माना जाता है वो किसको माना जाता है? वो अरस्तु को इसका जन्मदाता माना जाता है। क्लियर? आगे देखिए, सबसे छोटी जो कोशिकाएं होती हैं, मतलब सबसे छोटी जो इकाई होती है शरीर में, वो क्या होती है? यानी कि कोई बॉडी हो या शरीर हो या कोई भी सबसे जो छोटी इकाई होती है उसका जो नाम है उसको क्या बोलते हैं हम? कोशिका, कोशिकांग। तो यानी कि सबसे छोटी जो इकाई है मानव शरीर की वो किससे मिलकर बनती है? कोशिकाओं से मिलकर बनती है, इसीलिए ये सबसे छोटी इकाई है। तो ये क्या है? सभी जीवधारियों का शरीर एक अर्थात एक कोशीय है, यानी कि एक कोशीय है। जैसे जीवाणु या प्रोटोजोआ या अनेक बहुकोशीय जैसे अधिकांश पादप एवं या जंतु इकाई से मिलकर बना है। इन इकाइयों को क्या कहते हैं हम? कोशिका सेल, यानी कि कोशिका, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? सेल बोलते हैं। मैंने बताया जितने भी जीवधारी हैं या प्रोटोजोआ है, जीव जंतु जितने भी हैं सब किससे मिलकर बनाए जाते हैं? इकाई, जिसको हम सेल भी कहते हैं। और कोशिका इसको क्या बोलते हैं हम? कोशिका इसको कहते हैं। क्लियर है? रॉबर्ट हुक 1665 में कोशिका की खोज की, जो इसकी कोशिका की जो खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने कितने में की थी? 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। ठीक है, अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में इसे कोशिका नाम दिया। जो उन्होंने जो एक नामक पुस्तक है, जो इन्होंने पुस्तक लिखी थी माइक्रोग्राफिया के नाम से, इन्होंने एक पुस्तक है, उसमें इसका जो इकाई का जो नाम दिया था, यानी कि सेल का जो नाम दिया था वो क्या दिया था? कोशिका का नाम दिया था। क्लियर है? ये भी कोशिका जीवन की सबसे छोटी, यानी कि मैंने बताया था सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। जो कि प्रश्न बनता है ज़्यादातर, ये याद रखना, जो जितने भी जीवन या जीवित कोशिका हों, यानी कि जो भी जंतु हों, उनकी जो सबसे छोटी जो कोशिका, मतलब जो सबसे छोटी इकाई जो मानी जाती है उसको क्या माना जाता है? कोशिका। क्लियर है? आगे देखिए,
कुछ जो हम नॉर्मल बोलते हैं उनके ये क्या है, हमारे वैज्ञानिक नाम है। मनुष्य को होमो सेपियंस बोलते हैं, मेंढक को वैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रॉग, लेकिन राना टीगिरेन, ठीक है। अब बिल्ली को क्या, फिल्स डोमेस्टिका, कुत्ते को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, डॉग, और कैनिस फैमिलियर्स, और गाय को क्या, बोस इंडिकस, और मक्खी को क्या बोलते हैं हम, मुस्का डोमेस्टिका, ठीक है, मुस्का डोमेस्टिका। क्लियर है। ये कुछ वैज्ञानिक नाम है जो कि अब कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लिए जाते हैं, ये आपको देख लेना एक बार, इनको याद कर लेना। देखिए गुणसूत्र, जो भी जितनी भी जनसंख्या जो वृद्धि होती है, यानी कि जितने भी हर किसी में जो क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र यानी कि जीवन का एक अहम हिस्सा है गुणसूत्र। ये धागे मतलब ये जो किस तरीके के होते हैं, इसकी संरचनाएं दे रखी है। ये धागे सदृश्य संरचनाएं होती हैं जो कि यूकेरियोटिका कोशिका, यूकेरियोटिका कोशिका केंद्र में पाई जाती है। सही है। ये किस में पाई जाती है, यूकेरियोटिक कोशिका के केंद्र में पाई जाती है। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। जो हमारे गुणसूत्र में किस में पाए जाते हैं, यूकेरियोटिक, सही है, और कोशिका के केंद्र में पाई जाती है। डीएनए और हिस्टोन प्रोटॉन की बनी होती हैं। ये किस किस की बनी होती हैं, ये जो हमारे जो हर किसी के गुणसूत्र जो बने होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन होती है। हिस्टोन एक प्रोटीन होती है, जो इन दोनों से मिलकर क्या बनते हैं, हमारे गुणसूत्र बनते हैं। इनके ऊपर जो दाने के समान, इनके ऊपर जो दाने के समान संरचनाएं पाई जाते हैं, इन्हें हम जीन मान सकते हैं। जो गुणसूत्रों के जो दानेदार कुछ होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम जीन मान सकते हैं। गुणसूत्र में पाई जाने वाली न्यूक्लिक अम्लों में जीवन की सारी जानकारी छिपी होती है। ठीक है, किस में होती है, न्यूक्लिक अम्लों में जीवन की सारी जानकारी छुपी होती है। जानकारी कोड अनुवांशिक कोड के रूप में होती है। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, अर्थात डीएनए और आरएनए। जो हमारे जो न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, आपको पता होगी, डीएनए और आरएनए। यह दोनों ही न्यूक्लियोटाइड नामक इकाइयों के बहुलक होते हैं। किसके होते हैं, न्यूक्लियोटाइड नामक इकाइयों के बहुलक होते हैं। इकाई न्यूक्लिसाइड यानी कि नाइट्रोजन युक्त क्षार प्लस डीऑक्सीराइबो या फिर राइबो शर्करा, ये इनों के नाम है, आरएनए और डीएनए के। ठीक है, और एवं फास्फोट समूह द्वारा, यानी फास्फोट समूह का फॉर्मूला क्या है, फास्फेट समूह का PO4 क्या होता है, PO4 सफिक्स में यह है, द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं। न्यूक्लिक अम्ल में पाई जाने वाली बंध, यानी कि बंध जो किससे, ये एक दूसरे से जो जुड़े होते हैं, ये किसके कारण होते हैं, आकर्षण बल के कारण। ठीक है, तो जो बंध जो होते हैं वो किसके कारण जुड़े होते हैं, हमारे आकर्षण बल के कारण। फास्फेट डाइएस्टर बंध कहलाते हैं। ये जो हमारे बंध होते हैं, आकर्षण बंध या फिर फोस्फो डाइएस्टर बंध कहलाते हैं। या फिर ये जो यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जो कि यूक्लिक अम्ल की जो खोज की थी फ्रेडरिच मिशर ने, किसकी खोज की थी, न्यूक्लिक अम्ल की जो खोज की थी फ्रेडरिच मिशर ने 1868 में इसकी खोज की थी। क्लियर है। आगे देखिए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिल, ये जो किसकी फुल फॉर्म है, ये हमारे डीएनए की फुल फॉर्म है। ठीक है, डीएनए को हम जो बोलते हैं फुल फॉर्म में क्या बोलते हैं, ये जो डीएनए बना होता है किसका बना होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिल।
ठीक है, यह इसके बारे में जानकारी। यह एक अम्ल हमारे लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करता है। जो हमारे जो अनुवांशिकता भी बोल देते हैं कि अनुवांशिकता के गुण जो पहली पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाने के लिए जो अहम भूमिका निभाते हैं वो क्या है, हमारे डीएनए। ठीक है, तो यही चीज लिख रही है, यह अम्ल हमारे लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कन्वर्ट करने यानी कि पहुंचाने का कार्य करता है। अर्थात यह अम्ल हमारा अनुवांशिक, ये मैंने बोला था ना, यह हमारा अनुवांशिक पदार्थ है, यह हमारा अनुवांशिक पदार्थ है। इस अम्ल में डीऑक्सीराइबो शर्करा और 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार और 2 प्यूरीन और एडिनिन जो किससे डिनोट करते हैं हम, ऐसे, और गुआनीन किससे डिनोट करते हैं हम, जी से, तथा 2 पायरेमेडिन, और ये दोनों मिलके बने होते हैं। 2 कितने होते हैं, पायरेमेडिन और थायमीन, पायरेमेडिन और थायरीन, एवं साइटोसिन सी से होते हैं, डिनोट करते हैं, और डीएनए के द्वार रज्जु की प्रतिरूप की खोज, जो हमारे डीएनए की जो खोज की थी, प्रतिरूप की जो खोज की थी, वो किसने की थी, जेम्स डी वाटसन नामक वैज्ञानिक ने की थी, जिसके लिए इन्हें 1953 में नोबल यानी कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको, जिसने इसकी खोज की थी, जेम्स डी वाटसन नामक वैज्ञानिक ने की थी, और कितने में इन्हों को पुरस्कार मिला, 1953 में इन्हों नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्लियर है। अब है आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ये क्या है, ये कुछ इसके बारे में क्या है, केवल कुछ विषाणुओं का यह अम्ल ही अनुवांशिकता पदार्थ होता है। इसका जो कहने का मतलब यह है, यह कुछ विषाणुओं का यह अम्ल ही अनुवांशिकता पदार्थ होता है। हमारे शरीर में यह डीएनए की संरचनाओं को डिकोड यानी कि डिकोड करने के लिए उपयोग में है। तो डिकोड करने एवं उन सूचनाओं को आगे क्रियान्वित करने का कार्य करता है। जो भी ये डीएनए के अकॉर्डिंग जाते हैं, ये भी आरएनए जो है ये भी एक किसका रूप है ना, हमारा अनुवांशिकता का एक रूप है, जो किसकी हेल्प करते हैं, हमारे डिकोड की हेल्प करते हैं, और किसके लिए, डीएनए के लिए। ठीक है, इन सूचनाओं से ही हमारे शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। किसका अकॉर्डिंग, आरएनए के अकॉर्डिंग जो हमारे शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण होता है वो किसका अकॉर्डिंग होता है, हमारा आरएनए के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक और पॉइंट है इसमें, जो किस किस से बने होते हैं इस अम्ल में, राइबोज शर्करा एवं 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं। यह डीएनए के थाइमीन क्षार की जगह यूरेसिल नामक क्षार होता है, जबकि अन्य क्षार समान होते हैं। दोनों मतलब एक ही क्षार अलग है, जो जिसका नाम है यूरेसिल, और जो क्षार हैं वो सभी क्या होते हैं, डीएनए के समान होते हैं। और दोनों न्यूक्लिक अम्ल को हम जैविक अणु की श्रेणी में रखते हैं, और इसमें जो अम्ल पाए जाते हैं उसको किस श्रेणी में रखते हैं, हम जैविक अणु की श्रेणी में रखते हैं। दूसरे जीवाणु अणु प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं विटामिन होते हैं। जो और भी कुछ पाए जाते हैं इसमें, दूसरे जैविक अणु, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं विटामिन होते हैं। किसमें, आरएनए में। क्लियर है। कुछ प्रमुख जीवों में गुणसूत्रों की संख्या, जो भी गुणसूत्र पाए जाते हैं उनकी की संख्या है। जोड़े में ये किस में होते हैं, पेयर में होते हैं, जोड़ों में होते हैं। ठीक है ना, सॉरी सिंगल ही है। ठीक है, ये देखिए जीव और उनों की संख्या। तो एरेस्किरिस में जो कितने होते हैं 190, मानव में कितने होते हैं आपको पता होगी, जो संख्या होती है 46, और जोड़े में कितने होते हैं
23 होते हैं। मेगासीफेरस में कितने होते हैं? 180। घरेलू मक्खी में कितने होते हैं? 12। और अमीबा में कितने? 250। और बिल्ली में, यानी कि बिल्ली में कितने होते हैं? 38। मेंढक में कितने होते हैं? 26। और चूहे में कितने होते हैं? 40। और चिंपैंजी में कितने होते हैं? 48। घोड़े में कितने होते हैं हमारे? 64। और गोरीले जो होते हैं उनमें कितना होता है हमारा? 48। और कुत्तों में कितने होते हैं? 78। ये आपको याद करने हैं, जो कि आ भी सकते हैं। ये एक तो मानव का ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है, मेंढक के याद कर लेना। और है तो सारे ही, कुछ भी एग्जाम कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। आगे देखिए, पोषण एवं पाचन। पोषण एवं पाचन। पोषण क्या होती है? जो भी चीज़ हम खाते हैं पोषण वो कहलाती है, और जो चीज़ हम खाते हैं उसको जो हमारा शरीर पचाता है उसको क्या कहते हैं? पाचन, ठीक है। तो ये देखिए, पोषक पदार्थ यानी कि कुछ भी हो सकता है, जो किसके रूप में, जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं हमारे किसके रूप में होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज तथा जल। ये सब जो जितनी भी चीज़ खाते हैं वो ये किसके रूप में प्रयोग में आते हैं? तो ये पोषक जो होते हैं हमारे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और जल, क्लियर, को ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। विभिन्न पोषण पदार्थ का वर्णन निम्नलिखित है, जो कि आगे है। तो आपको समझ में आ गया होगा पोषण एवं पाचन क्या है। जो भी हम चीज रूप में अपना ऊर्जा यानी कि खाते हैं वो किसके रूप में खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज तथा जल के रूप में हम खाते हैं। तो इस पचाने की क्रिया को यानी कि इस पोषण करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं, क्लियर है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बने पदार्थ कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे कार्बोहाइड्रेट हैं वो किस किस से मिलके बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बने होते हैं, जो कि लिख रहे हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बनिक, जितने भी कार्बन के होते हैं कार्बन से मिलकर बने होते हैं। तो यह रासायनिक दृष्टि से ये वे पदार्थ हैं जो जल अपघटन द्वारा पॉलीहाइड्रोक्सी या एल्डिहाइड या फिर कीटोन देते हैं। ये जो जल अपघटन यानी कि जल से जो क्रिया होते हैं, जल से अपघटन होकर ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये क्या देते हैं? या तो पॉलीहाइड्रोक्सी या फिर एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं, क्लियर है। एल्डिहाइड का जो फॉर्मूला है CH, जो जिसके भी पीछे ये आए CHO वो एल्डिहाइड होते हैं, और जिसमें CO समूह आए, CO क्रियात्मक समूह आए, उसको क्या बोलते हैं हम? कीटोन बोलते हैं, सही है। आगे देखिए, पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा इनका निर्माण, जो पेड़ पौधे जो होते हैं इसका जो निर्माण उनके संश्लेषण के द्वारा होता है। प्राणियों के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो याद रखना, जो सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है हमें? मनुष्य यानी कि इंसान को सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? हमारी कार्बोहाइड्रेटों से ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो वही ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो प्राणी भी जितने मनुष्य के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा, यानी कि यदि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमने सेवन किया उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो कितनी होती है? 4 यानी कि 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, क्लियर है। आगे देखिए, कार्बोहाइड्रेट 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इस कार्बोहाइड्रेट को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 मोनोसेकेराइड्स, ग्लूकोज। जो मोनोसेकेराइड में जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, सही है। यानी वे जिनका जल अपघटन संभव नहीं है। याद रखना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज ये सब क्या है? इनका जल अपघटन करना क्या है? संभव नहीं है। ये जल अपघटन
नहीं होते हैं। क्लियर है? आगे देखिए नंबर 2 डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड में क्या आते हैं? सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज आदि। वे क्या हैं? जल अपघटन पर ये क्या बनाते हैं? मोनोसैकेराइड बनाते हैं। ठीक है। इसका जो ग्लूकोज का फॉर्मूला आता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज एक ही बात है, C6H12O6। सही है। और सुक्रोज का जो होता है C12H22 C12H22 O11। ठीक है, ये याद रखना है। O11 C12H22 और O11। सही है। अब ये जल से क्रिया करके क्या बनाते हैं? हमारे मोनोसैकेराइड बनाते हैं, यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ये क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि वो ये कि इनका जल से अपघटन संभव नहीं है, और डाइसैकेराइड जो होते हैं ये जल से क्रिया करके क्या किनों में टूटते हैं? मोनोसैकेराइड। और मोनोसैकेराइड का मैंने ये लिखा है C6H12O6। ये कौन से श्रेणी में आता है? हमारा मोनोसैकेराइड में। और इसका जल अपघटन करके ये सुक्रोज या माल्टोज का फॉर्मूला ये है। क्लियर है? जल से अपघटन होकर क्या बनाते हैं? मोनोसैकेराइड, यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज। क्लियर है? आगे देखिए नंबर 3 पॉलीसैकेराइड। सेलुलोज और स्टार्च या काइटिन या ग्लाइकोजन, यानी वे जल अपघटन पर बहुत सारे मोनोसैकेराइड इकाई देते हैं। ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो N, यानी कि N बहुत सारे, इनका जो होता है बहुत सारे N की मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या कर देंगे? इसका जो फॉर्मूला है C12H22 H22 और O11। ठीक है। इन्हों के आगे क्या लग जाता है? N। तो इस तरीके से ये क्या है? फॉर्मूला तो वही है सेम, लेकिन इन्होंने N लग जाता है, जिसके कारण ये जल अपघटन कर क्या बनाते हैं? हम बहुत सारे मोनोसैकेराइड इकाई देते हैं। क्लियर है? इसका जो प्रमुख स्रोत है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, इसके मुख्य स्रोत आलू, फल, केला, आम, अनाज, चावल, गेहूँ, जो इसके जो मुख्य स्रोत हैं कार्बोहाइड्रेट के, जो हम जिसके रूप में ग्रहण करते हैं भोजन को, ये सभी हैं। चुकंदर जैसे रोटी, दूध, ये सब क्या है? हमारे कार्बोहाइड्रेट है। क्लियर है? तो ये कितने रूप में मतलब कितने में भागों में बांटा गया है? इनको याद रखना। कार्बोहाइड्रेट को मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ठीक है। ये मैंने इनों के स्ट्रक्चर बता दिए, ये भी याद कर लेना। बसा या लिपिडस, बसा या फिर लिपिडस। बसा है क्या? रासायनिक दृष्टि से लिपिड बसीय अम्लों तथा ग्लिसरॉल, यानी कि जितने भी तेल के पदार्थ होते हैं, जितने भी मतलब जितने भी चिकने होते हैं, उनको हम ग्लिसरॉल के एस्टर यानी कि ग्लिसराइड होते हैं। जितने भी चिकने पदार्थ होते हैं, जो भी हम तेलों का सेवन करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल के एस्टर या फिर ग्लिसराइड होते हैं। सही है। इनमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। 1 ग्राम वसा से कितने किलो कैलोरी उत्पन्न होती है? 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या होती है? उत्पन्न हो सकती है। सही है। आगे देखिए वसा के स्रोत। वसा के जो स्रोत हैं, मछली का तेल, घी, वनस्पति तेल, ताड़,
का तेल, जंतु वसा या मक्खन, जंतु वसा या मक्खन या बादाम आदि। ठीक है, ये किसके स्रोत हमारे, मैंने बताया था वसा क्या होती है, जो तरल पदार्थ यानी कि चिकने टाइप के होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, वसा या फिर लिपिडस। ठीक है, यह त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर नहीं निकलने देता। जो इसका उपयोग है, जो महत्तम भूमिका या महन भूमिका है इसकी क्या है, जो ये त्वचा के भीतर जमा होकर शरीर का जो ताप है उसको क्या बाहर नहीं निकलने देता है, क्या, वसा। क्लियर है। प्रोटीन, अब ये जो हम कार्बोहाइड्रेट और वसा से जो हम कोई चीज़ खाते हैं या कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो किसके रूप में सेवन करते हैं, मैंने बताया था प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन हुई, विटामिन हुई, उनों के रूप में जो सेवन करते हैं। तो पहला टॉपिक क्या है, प्रोटीन। क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जर्लियस, क्या है, जर्लियस ने किया, वर्जीलियस, सॉरी, क्या है, वर्जीलियस ने किया था। यह अत्यंत जटिल एवं नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है और ये एमिनो अम्लों से बनी होती है। याद रखना, जो प्रोटीन है वो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, सही है, लेकिन अत्यंत जटिल भी है। और किससे मिलकर बनी होती है, एमिनो अम्ल से बनी होती है। और जो इसकी जो खोज मतलब सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था, प्रयोग वर्जीलियस ने इसका प्रयोग मतलब इसका नाम दिया था शब्द से। ठीक है, आगे क्या है, प्रथम वर्गीय या पूर्ण प्रोटीन से सभी आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। जो प्रथम वर्गीय या पूर्ण प्रोटीन में यह सभी आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के दूध, अंडा, मछली, सोयाबीन में उपस्थित प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन में प्राथमिक या द्वितीयक या फिर तृतीय या चतुर्थ संरचनाएं होती हैं। याद रखना, इनकी जो संरचनाएं होती हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ संरचनाएं होती हैं। प्रोटीन के जो महन स्रोत हैं वो क्या है, मुख्यतः तो दाल, मछली, अंडा, पत्तीदार सब्जी, दूध, फल, सोयाबीन, ये सब क्या है, हमारे प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं। अब ये क्या है, इसकी जो अहम भूमिका है, प्रोटीन की कमी से बच्चों में कवासियोरक्कर जो है रोग हो जाता है। यानी कि इसकी कमी से क्या है, ये रोग हो जाता है, कवासियोरक रोग हो जाता है। किसकी कमी से, प्रोटीन की कमी से। क्लियर है। विटामिन, ये हमारे शरीर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है विटामिन। ठीक है, और इन्हों की कमी से जो भी हमें जो बीमारियां होती हैं, सब ये जो शरीर में जो कमज़ोर होता है वो किसके कारण होता है, विटामिन की कमी से। जितनी भी बीमारी जो होती हैं वो किसकी कमी से होते हैं, विटामिन की कमी से। ठीक है, तो इसकी खोज जो है किसने की थी, कैसिमिर फूनक ने की थी। सही है, केसी मीनर फुंक ने की थी। ठीक है, और विटामिन भोजन के जटिल कार्बनिक यौगिक हैं। ठीक है, यौगिक हैं और जो स्वयं ऊर्जा उत्पन्न नहीं करते हैं, जो कि स्वयं ऊर्जा उत्पन्न नहीं करते हैं, परंतु इसकी सूक्ष्म मात्रा शरीर में उपचायक के लिए आवश्यक है। विटामिनों को दो समूह में वर्गित किया गया है। नंबर 1, वसा में घुलनशील विटामिन। वसा यानी कि जो तेल होते हैं, यानी कि चिकने पदार्थ जो होते हैं उनों में घुलनशील। सही है, जैसे कि हमारे वसा में जो घुलनशील हैं वो क्या है, ए, डी, ई और के जो विटामिन है ये क्या होते हैं, हमारे वसा में घुलनशील। और जल में घुलनशील क्या है, हमारे विटामिन बी। ठीक है, विटामिन बी और सी। विटामिन बी के जितने रूप हैं, B12, B6, ये जितने भी रूप हैं वो किस में घुलनशील है, हमारे
बस मतलब जल में घुलनशील है। और ये ए, डी, ई और के जो किस में घुलनशील है, ये हमारे वसा में, यानी कि जितने भी चिकने पदार्थ होते हैं तेल घी में, ये क्या होते हैं, सब ये घुल जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, इसकी खोज केसी मीर फूनक ने की थी। ठीक है, ये याद रखना। और जो इम्पोर्टेंट है, ये 2 वर्ग में बांटे गए हैं, 2 वर्गों में बांटे गए हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं, जिनमें से ए, डी, ई और के आते हैं। और जल में घुलनशील बी के भी जितने हैं, कैम्प्लेक्स और सी। ठीक है, ये क्या है, हमारे जल में घुलनशील विटामिन है। जल की महन भूमिका, जो कितने % जल होता है मानव शरीर में, हर चीज में कोई ना कोई % जल की अवश्य होती है। ठीक है, जो भी धरती पर है उनमें क्या होती है, जल की मात्रा अवश्य पाई जाती है। तो मानव शरीर में लगभग कितने %, 65 से 80% जल होता है। इसकी कमी से निर्जलीकरण हो जाता है। इसके मुख्य स्रोत तरल भोजन और पीने का जल है। जो भी स्रोत हैं, जल किससे प्राप्त करता है हमारा शरीर, जितने भी तरल स्रोत और पीने का जल है। यह पाचन, परिवहन एवं उत्सर्जन में सहायक होता है। जितने भी हमारे शरीर में पाचन क्रियाएं होती हैं, या जो भी हमारे खून जो रुधिर होता है, यानी कि खून होता है, उनका परिवहन या उत्सर्जन में यह सहायक होता है। यह पसीने एवं वाष्पन द्वारा शरीर का ताप नियंत्रण करता है। जो हमारा जल है वो क्या करता है, पसीने एवं वाष्पन द्वारा, जब भी गर्मी लगती है तो पसीने और वाष्पन द्वारा शरीर का ताप जो नियंत्रित करता है। सही है। विटामिन एवं उनके संबंधी तथ्य, जितने भी विटामिन हैं उनके किसमें स्रोत हैं, मुख्य कार्य क्या है, कमी से क्या रोग हैं। तो सबसे पहले विटामिन, जो इसका जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। ठीक है, तो इसमें जो स्रोत है वो ये यकृत व अत्यय श्लेष्मा की कोशिकाओं में संश्लेषण, दूध, मक्खन, अंडा, यकृत, मछली का तेल, ये सब किसके स्रोत हैं, हमारे विटामिन ए के स्रोत हैं। सही है। और प्रमुख कार्य क्या, दृष्टि रंगाओं का संश्लेषण या एथिपीलीमी और स्रोत स्तरों की वृद्धि एवं विकास। जितना भी सूखा रोग होता है, कहने का मतलब ये है, जो आदमी सूखा होता है यानी कि बहुत कमजोर होता है, किसके कारण होता है, ए की कमी से। रतौंधी जो होती है, जितने दृश्य कोण जो होते हैं वो किसकी कमी से, विटामिन ए की। तो कॉर्निया एवं त्वचा की कोशिकाओं का सलकोशक रतौंधी, जितने आँखों में जो रतौंधी हो जाती है, ये सब किसकी कमी से होते हैं, हमारे विटामिन ए की कमी से। ठीक है। विटामिन डी का है कैल्सीफेरोल, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। ठीक है, जो ये इसका जो मुख्य स्रोत है वो मक्खन, यकृत, मछली का तेल, गुर्दे, अंडे, त्वचा और ईस्ट में जो सूर्य का प्रकाश, ये इसके सब क्या है, मुख्य स्रोत हैं। सही है। प्रमुख कार्य कैल्शियम फास्फोरस का उपचायक, हड्डियों और दांतों की वृद्धि, और इससे जो होता है, मैंने बोला था, सूखा जो रोग होता है वो किसके कारण होता है, और जो रतौंधी होती है वो किसके कारण होती है, ए के कारण। तो सूखा जो रोग होता है वो किसके कारण होता है, हमारा विटामिन डी की कमी से। सही है। अब यह विटामिन ई, टोकोफेरोल, इसका जो मुख्य स्रोत है तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी और सोयाबीन। तेल जो होते हैं वो सब किसके स्रोत हैं, गेहूं, अंडे की जर्दी जो बीच में जो होती है अंडे के, और वो क्या है, सोयाबीन, इसके विटामिन के मुख्य स्रोत हैं। ठीक है। अब प्रमुख कार्य क्या, कोशिका कला की सुरक्षा, जनिक एथिपीलियम की वृद्धि और पेशियों की क्रियाशीलता। पेशियों, जितने भी हमारे पेशियाँ जो होती हैं, जो हम वृद्धि करते हैं, वो किसके कारण करते हैं, विटामिन ए के कारण। और इसकी कमी से होने वाला
जन क्षमता की कमी या जननांग तथा पेशी कमजोर होना, यानी कि जननांग जो गुणसूत्र की जो संरचना होती है वो किसके कारण होता है? विटामिन ई के कारण। ठीक है, आगे देखिए विटामिन के। नेप्थोकिविनोन, नेप्थोकिविनोन इसका रासायनिक नाम है, या फिलोकिविनोन, दोनों में से कोई सा नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, ये किस में पाया जाता है? हरी सब्जी, अंडा, यकृत, टमाटर या गोभी, जितनी भी हरी सब्जी हैं, आंत के जीवाणु। ठीक है, और इसका प्रमुख कार्य क्या है? यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण करना, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, चोट पर जितना भी थक्का जमता है, चोट लगने पर अगर खून बहता रहता है तो उसमें उस मनुष्य में किस प्रोटीन की कमी है? के की। ठीक है, जो हमारे चोट लगने पर वो काला काला सा जो थक्का जम जाता है, परत जो चढ़ जाती है, उसको क्या कहते हैं हम? प्रोटीन की प्रोटीन जो लग जाता है, किसकी कमी के कारण होता है? वो विटामिन के की कमी से। ठीक है, आगे देखिए नाम, स्रोत, प्रमुख कार्य और कमी प्रयोग। ठीक है, जो बी के जल में घुलनशील, वो क्या थे पीछे? जो वसा में घुलनशील थे। अब ये क्या है? हमारे जल में घुलनशील विटामिन। ठीक है, तो विटामिन क्या है? V1। इसका जो रासायनिक नाम क्या है? थायमीन, थायमीन। सही है, इसका जो स्रोत है अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध, यीस्ट, अंडे, मांस। प्रमुख कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट, एमिनो अम्ल का उपचार के लिए आवश्यक एंजाइमों का सह एंजाइम। सही है, इससे जो रोग होता है क्या होता है? वेरी रोग होता है। V2 क्या है? V2 इसका जो नाम है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। ठीक है, स्रोत क्या है? पनीर, अंडे, यीस्ट, हरी सब्जी, वही है। उपचार में महत्वपूर्ण सह एंजाइमों और फैड तथा फेमन का FMN का अपघटक है। ठीक है, इसका जो कमी से रोग होता है चीलोसिस रोग होता है। ठीक है, अब विटामिन V3 क्या है? निकोटीनिक अम्ल। इसका रासायनिक नाम क्या है? निकोटीनिक अम्ल। ठीक है, स्रोत क्या है? ईस्ट, मांस, यकृत, मछली, अंडे, दूध, सब क्या है? इसके स्रोत हैं। उपचार में महत्वपूर्ण सह एंजाइम NAD तथा NADP का घटक होता है पेलाग्रा। इसका जो पेलाग्रा होता है, पेलाग्रा, इसकी कमी से। विटामिन B12 का है? पेंटोथेनिक। इसमें जो पाया जाता है स्रोत, मुख्य स्रोत क्या है? गाजर, मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली। ठीक है, जो क्या होता है? इसके उपचार सह एंजाइमों का A का अपघटक है। और इसमें जो कमी का प्रभाव है, चर्म रोग, जो जितने भी हमारे चर्म रोग का मतलब है जितने भी त्वचा रोग होते हैं, बाल सफ़ेद या जन क्षमता कम हो जाती है। क्लियर है? और भी है, विटामिन 6 है युद्ध। इसका जो रासायनिक पायरिडोक्सिन पायरिडोक्सिन है। इसका जो मुख्य रासायनिक नाम है वो क्या है? पायरिडोक्सिन। सही है, इसका जो स्रोत है वो क्या है? दूध, यीस्ट, अनाज, मांस और यकृत, मछली। और मुख्य क्या है इसका? प्रोटीन। उपचार में आवश्यक एंजाइमों का सह एंजाइम। सही है, रक्त क्षीणता, चर्म रोग और पेशीय ऐंठन जिसके कारण होती है। और ये भी इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट का है B12 के बारे में पूछ लेता है। B12 साइनोकोबालामीन इसका क्या है? रासायनिक नाम है। ठीक है, इसका जो स्रोत है मांस, मछली, यकृत, अंडा, दूध, ये जीवाणु। क्लियर है? अब आगे देखिए, मुख्य कार्य क्या है? वृद्धि, रुधिर का निर्माण या न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? B12 के द्वारा हमारा होता है। क्लियर है? B12 के द्वारा हमारा क्या होता है? B12 के द्वारा इसका निर्माण होता है। आगे देखिए, इसके जो इम्पोर्टेंट हैं
अब जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारी विटामिन सी। ठीक है, इसका जो एस्कॉर्बिक अम्ल इसका जो रासायनिक नाम ज़्यादातर पूछता है कि विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, स्रोत क्या है, नींबू, वंश के फल, टमाटर, सब्जी, आलू, अन्य फल। ठीक है, और इससे जो रोग होता है वो क्या है हमारा, स्कॉर्बिक रोग होता है। ठीक है, मनुष्य पाचन जो भी चीज़ खाता है उसको क्या करता है, मनुष्य पचाता है, तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं, मनुष्य पाचन। तो मनुष्य का पाचन तंत्र आहार नाल एवं इससे जुड़ी ग्रंथियों का बना होता है। आहार नाल जो होता है, नाल जो होता है एवं इससे जुड़ी ग्रंथियों से बना होता है। आहार नाल मुख्य गुहा, ग्रसनी और ग्रस नली अमावस्या, छोटी आंत तथा बड़ी आंत की बनी होती है। ये जो आहार नाल मुख्य गुहा है, किस से जो बनी होती है, ग्रसनी और ग्रास नली और अमावस्या, छोटी आंत, ठीक है, बड़ी आंत की बनी होती है। क्लियर। आगे देखिए, यकृत तथा अग्नाशय आहार नाल से जुड़ी पाचन ग्रंथि है। जो यकृत है हमारी वो किस से जुड़ी है, यकृत तथा अग्नाशय आहार नाल से जुड़ी ग्रंथि है। लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम के कारण भोजन की लगभग 30% माल्टोज शर्करा में बदल जाती है। किसके कारण, 30% जो है हमारे एक एंजाइम होता है जो किस में पाया जाता है, हमारा टाइलिन में एंजाइम में पाया जाता है, और इसकी 30% मड जो है माल्टोज के शर्करे में क्या होती है, बदल जाती है। ठीक है, आगे देखिए, परिसंचरण तंत्र, रुधिर परिसंचरण, जो भी हमारा जो हृदय के साबिक जितनी भी जो रक्त है हमारा, जो हमारी कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, परिसंचरण तंत्र। तो वो ये रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे 1628 में की थी। 1628 में की थी। जंतुओं के परिसरण अंगों, हृदय जो मैंने बताया, वाहिनियां के उपस्थित व अनुपस्थित के आधार पर परिसंचरण तंत्र 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 क्या है, खुला परिसंचरण तंत्र, रुधिर ऊतकों व अंगों के सीधे संपर्क में रहता है। उदाहरण ऑर्थोपोडा या फिर मोलस्का संघ के जंतु। ठीक है, नंबर क्या है, बंद परिसंचरण तंत्र। ये क्या है, रुधिर जो होता है हृदय, वाहिनियों तथा कोशिकाओं में बहता है। उदाहरण के लिए एनिलिडा संघ और कोशिका या कशेरुकी भी बोल देते हैं इसको। रुधिर परिवहन क्रम के आधार पर रुधिर परिसंचरण तंत्र 2 प्रकार का होता है। ठीक है, नंबर 1 बंद और नंबर 2 खुला परिसंचरण। एक चक्रीय परिसंचरण, ये क्या है, सरीसृपों या मत्स्य तथा या फिर उभयचर प्राणियों में यह पाया जाता है। मत्स्यों का हृदय द्वारा कोष्ठीय होता है। क्या, हृदय द्वारा क्या होता है, कोष्ठीय होता है। त्रिकोष्ठीय भी होता है। इसमें 2 क्या होते हैं, जो हमारे एक उभयचर प्राणी जो होते हैं उनमें हृदय की कक्षाएं जो होती हैं वो निम्न प्रकार होती हैं। एक तो द्विकोष्ठीय जिनमें और त्रिकोष्ठीय, जिनमें 2 नलीय और 2 अलिंद और 1 नलीय होता है। इन जंतुओं में मिश्रित रुधिर वितरित होता है। मिश्रित यानी कि जो हमारा जो अशुद्ध रुधिर है वो क्या है, पहले अलिंद में से होकर जाता है, फिर शुद्ध जल किस में से निकलता है, निलीय में से होकर निकल जाता है। सही है। फिर क्या है, द्विचक्रीय परिसरण, जो भी होते हैं पक्षियों तथा स्तनियों में पाया जाता है। इन प्राणियों में शुद्ध तथा अशुद्ध रुधिर पृथक रहता है। हृदय के
दाएं भाग को स्टेमिक हृदय तथा बाएं भाग को पिल्मोनरी, ठीक है, ये क्या है, पल्मोनरी हृदय कहते हैं। आपको पता होगा ये क्या है, पल्मोनरी हृदय कहते हैं। अकशेरुकी प्राणी के परिसंचरण तंत्र के प्रमुख घटक रुधिर वाहिनियां या फिर रुधिर, और तीसरा क्या है, हृदय, जो इनमें से होकर जाता है। परिसंचरण के जो मुख्य हैं वो क्या है, रुधिर वाहिनियां, रुधिर, और नंबर 3 हृदय के कारण क्या होता है, हमारा रुधिर जो है परिसंचरण होता है। क्लियर? आगे देखिए, रुधिर वाहिनियां 3 प्रकार की होती हैं। धमनियां, ये हृदय से रुधिर को, धमनियां जो होती हैं हृदय से रुधिर को शरीर के सभी विभिन्न अंगों तक ले जाने वाली वाहिनियां हैं। और सिराएं क्या है, ये अंगों से वापस हृदय को रुधिर ले जाने वाली वाहिनियां हैं। और ये कहाँ है, कोशिकाएं ये सिराओं तथा धमनियों को वापस में जोड़ने वाली क्या है, वाहिनियां हैं। तो ये फिर क्या है ऑप्शन, रुधिर। रुधिर है क्या है, रुधिर तरल संयोजक ऊतक है। रुधिर एक संयोजक तरल ऊतक है। यह शरीर के भार का कितने प्रतिशत होता है, जो शरीर में जो अगर सपोज करो कितने % होता है मानव शरीर में, 7 से 8 होता है, ठीक है। प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन और फाइब्रोजन तथा प्रोथोम्बिन प्रोटीन पाई जाती है। जो लाल जो होती है, जो रक्त रुधिर जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक तो लाल और श्वेत, ठीक है। सबसे पहले क्या है, लाल रुधिर, जो रुधिर कणिकाओं में रुधिर जो होते हैं वो ऑक्सीजन वहन करने वाला श्वेसन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। जो हमारी जो होती हैं लाल रुधिर जो होता है उसमें किसके कारण होता है, लाल हीमोग्लोबिन के कारण रक्त जो होता है हमारा क्या होता है, लाल, ठीक है। तो लाल रुधिरों का निर्माण भ्रूणावस्था में यकृत में और जन्म के पश्चात लाल अस्थि मज्जा में होता है। तो जो लाल कणिकाएं जो होती हैं ये इंपॉर्टेंट है, अस्थि मज्जा में होता है। इसका औसत जीवन काल कितना होता है, 20 दिन, 120 दिन श्वेत। और फिर कौन सी रुधिर है, श्वेत, मैंने बताया तो श्वेत, और एक लाल। ये क्या है, रंगहीन, यानी कि इनका कोई रंग नहीं होता। केंद्रक युक्त रुधिर कणिकाएं हैं, केंद्रक युक्त। जो पूछ लेता है जो श्वेत रुधिर जो होता है वो किस प्रकार का होता है, केंद्रक युक्त रुधिर कणिकाएं हैं, जिसका औसत जीवन काल 6 से 7 दिन का होता है, ठीक है। हृदय, मानव जितने भी कोई भी चीज हो, मानव शरीर या कोई भी जंतु, जीव जंतु हो, एक बहन भूमिका है वो हृदय है, सही है। जिसके कारण जितनी भी कोशिकाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो रुधिर जाता है वो किसके कारण जाता है, हमारा हृदय। तो मानव का हृदय पेशी चालित या फिर मायोजेनिक होता है। हृदय, मनुष्य का हृदय 4 वेशमी होता है, जिसमें 2 अलिंद तथा 2 निलीय होते हैं, ठीक है। और फिर इसकी जो संरचना है वो क्या है, दाएं अलिंद में अनोक्सीकृत रुधिर आता है जो दाएं नलिया में चला जाता है, जबकि बाएं अलिंद में ऑक्सीकृत रुधिर यानी कि शुद्ध रुधिर होता है जो बाएं नलिया से चला जाता है। पहली हृदय धमनी, जो हृदय धमनी लब, जिसका नाम क्या है, लब, तथा द्वितीय हृदय धमनी क्या है, डप होती है। तो याद रखना जो पहली रुधिर धमनी है यानी कि धमनी है उसका नाम क्या है, लब, और दूसरी जो द्वितीय हृदय धमनी है वो क्या है, हमारी डप होती है। क्लियर है? आगे देखिए, हीमोग्लोबिन में लोहे तत्व उपस्थित होते हैं, यानी लोह तत्व जितने भी हमारे आयरन की मात्रा होती है वो किस में होती है, हमारी
हीमोग्लोबिन में। ठीक है, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। पेशियों में उपस्थित श्वेसन वर्णक मायोग्लोबिन। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट क्या है, निद्रा के समय आरबीसी की संख्या कितनी कम हो जाती है, निद्रा के समय जो होती है वो कितनी कम हो जाती है, 5% कम हो जाती है। ल्यूकीमिया रुधिर कैंसर, जो ल्यूकीमिया रुधिर कैंसर जो होता है किसकी कमी से, रुधिर कैंसर। ठीक है, और एनीलिडा वर्ग के जीवों में क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है। जो किस प्रकार के प्राणी होते हैं, एनीलिडा वर्ग के जो प्राणी होते हैं उनके जीवों में जो होते हैं वो क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन में क्या मिला होता है, प्लाज्मा घुला होता है। सही है। दूसरा ये इससे नेक्स्ट पॉइंट ये है, रुधिर स्कंदन का समय। रुधिर स्कंदन का समय कितना होता है, 2 से 8 मिनट तक होता है। बायनल, फिर पॉइंट क्या है, ये सब किसके कार्य हैं हमारे, ये सब हृदय के कार्य हैं। फिर लास्ट क्या है हमारा, बाएं नलीय की भित्ति सबसे छोटी होती है, क्योंकि बाएं नलीय शरीर के विभिन्न भागों में क्या होता है, जो हमारे नलीय जो होता है वो विभिन्न भागों में रुधिर भेजता है, यानी कि रक्त को भेजता है। उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। उत्सर्जन तंत्र की, जंतुओं के शरीर में उपचायक के परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड जल या अमोनिया या ऊर्जा या फिर यूरिया, यूरिक अम्ल आदि कई ऐसे अपशिष्ट पदार्थों की निर्माण होता है। जो भी हमारा शरीर जो होता है वो इन जो हमारे शरीर जो मतलब जो जितनी भी क्रियाएं होती हैं हमारे शरीर में, जो उत्सर्जन तंत्र जो द्वारा उत्पन्न करते हैं, वो तो सीधी सी बात है, जो हम श्वास द्वारा छोड़ते हैं वो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब जल भी हम उत्सर्जित करते हैं, जो कि जल जो मूत्र जो होता है उसमें क्या होती है हमारी, अमोनिया, कुछ % जो अमोनिया भी पैदा करता है हमारा शरीर। ऊर्जा, किसी काम को हम करते हैं तो उसमें क्या नष्ट होती है, हमारी ऊर्जा नष्ट होती है। यूरिया भी हमें किस में मिलता है, जल, अमोनिया और यूरिया किस में पाए जाते हैं, सब मूत्र में। और यूरिक अम्ल भी हम जो सब ये किसके रूप में उत्सर्जित, ये सब किसके रूप में, हमारे मूत्र के। आदि कई ऐसे अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण करता है जो कि शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। अतः उपयुक्त स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए इन्हें शरीर से निष्कासित करना आवश्यक होता है। ठीक है, किसके द्वारा, उत्सर्जन के द्वारा। इन पदार्थों को उपचायिक क्रियाओं के फलस्वरूप बने नाइट्रोजन युक्त विषाक्त एवं हानिकारक अपशिष्ट को निकालने या निकसाने की क्रिया को क्या बोलते हैं हम, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, निडेरिया, ये सब किसके उदाहरण है, हमारे उत्सर्जन तंत्र के सब ये उदाहरण है। ठीक है, आगे देखिए, सब ये किसके हैं, जितने भी पाए जाते हैं कछुआ आदि जैसे जंतु, एमिनो, ये सब किसके उदाहरण है, उत्सर्जन करते हैं। ये सब क्या करते हैं, इनको जितने भी ये पदार्थ हैं यानी कि ये यौगिक हैं, ये सब ये जो जीव दे रखे हैं इनको सब उत्सर्जित करते हैं। संवेदी अंग क्या है, संवेदी तंत्रिकाएं उद्दीपनों को मस्तक तक पहुंचाने में जितना जो भी होता है हमारा, जो भी हमारे सामने जो क्रियाएं होती हैं वो जो क्या है, हमारा संवेदी अंग जो है वो क्या काम करते हैं, जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो मस्तिष्क तक पहुंचाने में काम करती हैं। यह अवस्था अनुसार चालक तंत्रिका जंतुओं द्वारा इन्हें प्रक्रियाओं के रूप में अपवाहक अंगों को भेज दिया जाता है। ठीक है, मनुष्य के प्रमुख संवेदी अंग कान, आँख, नाक, त्वचा तथा जीभ है। ये किस श्रेणी में आते हैं, हमारे
संवेदिक अंग में। इन्हों के ही द्वारा जो हमें जानकारी मिलती है, जो मस्तिष्क में, किनके द्वारा मिलती है? कान, आँख, नाक, त्वचा और जीभ के द्वारा मिलती है। क्लियर है? अनुवांशिकी लक्षण, ये क्या है? अनुवांशिक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने को क्या बोलते हैं? अनुवांशिकता या फिर अनुवांशिकी कहते हैं। तो वो ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो कोई चीज होता है वो क्या है? अनुवांशिक लक्षण। जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचलित होते हैं वो क्या बोलते हैं? अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। ठीक है, इसकी जो अध्ययन को अनुवांशिकता कहते हैं जॉनसन ने 1905 में सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था? जॉनसन ने जो किया था 1905 में सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था। और फिर दूसरे वैज्ञानिक है विलियम वेटसन ने 1905 में ही इसको क्या नाम दिया था? अनुवांशिक शब्द प्रतिपादित किया। ठीक है, अनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करने वाली रचना जीन या फिर कारक कहलाती है। ठीक है, और इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एक ही जीन के दो या अधिक विकल्प एलील कहलाते हैं, जैसे R&R। ठीक है, ये किसके रूप है? हमारे अनुवांशिकता के वो हैं, R स्मॉल और कैपिटल और स्मॉल r। ठीक है, ये सब किसके हैं? जीन के दो रूप हैं, ये याद रखना। फिर नेक्स्ट किया है? एक जोड़ी लक्षणों को लेकर कराया गया क्रॉस। एक जोड़ी लक्षणों यानी कि जो हमारे गुणसूत्र होते हैं, एक जोड़ी को लेकर कराया गया क्रॉस संकरण। क्रॉस या दो जोड़ी लक्षणों को लेकर कराया गया क्रॉस ध्रुवीकरण क्रॉस कहलाता है। सही है, ये सब इसके महत्वपूर्ण है, वो आप देख लेना। मानव समझन है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, ये किसका है? डीएनए। ठीक है, इसकी खोज किसने नोबेल पुरस्कार दिया था? ये सब मैंने पीछे आपको क्लियर करवा दिया है। राइबोन्यूक्लिक आरएनए भी मैंने आपको क्लियर पीछे करवा दिया था, बिल्कुल यही सेम का है। लेमार्कवाद, ये क्या है? लेमार्कवाद। लेमार्क ने 1809 में फिलोसफी जुलोसिक नामक पुस्तक में ये क्या है? उपचारजित लक्षणों की वंशागत का सिद्धांत प्रस्तुत किया। अंगों के कम उपयोग का उदाहरण लेमार्क ने सांपों में किया। ठीक है, तो लेमार्कवाद ने क्या कर? सबसे छोटी आलोचना जर्मन वैज्ञानिक वीजमान ने की। ठीक है, इन्होंने अपने प्रयोग में 21 पीढ़ियों तक चूहे की पूंछ काटकर आपस में प्रजनन कराया, लेकिन किसी भी पीढ़ी में पूंछ विहीन चूहे उत्पन्न नहीं हुए। तो ठीक है, ये सब क्या है? लेमार्कवाद। फिर क्या है? एक वैज्ञानिक वीजमान ने 1886 ईस्वी में जनन द्रव्य की नियंत्रण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ये जो जनन द्रव्य होता है, ये क्या होता है? एक गुणसूत्र की ही संरचना होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं? जनन द्रव्य नियंत्रण सिद्धांत प्रतिपादित किया। डार्विनवाद क्या है? ये डार्विनवाद चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जातियों का अभ्यास में ही विकसित सिद्धांत की व्याख्या की। ठीक है, डार्विन के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को प्राकृतिक चयन का सिद्धांत अथवा डार्विनवाद के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये कुछ रुधिर यानी कि रक्त की ये क्या है? रक्त के रूप हैं, रक्त के प्रकार हैं। जो माता एवं पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों के संभावित रक्त क्या हो सकते हैं। ठीक है, ये माता पिता हैं, अगर पिता भी हो और माता भी हो तो संभावित बच्चों के रक्त क्या हो सकते हैं? ओ, और कभी नहीं हो सकते ए बी। ठीक है, फिर यदि पिता ओ हो, माता ओ हो और पिता कितने हो? ए
का रक्त कितने संभाविक बच्चों में क्या है, O और A, तो संभाविक नहीं है B डैश AB। क्लियर है? माता में O, पिता में कितने B, ये कुछ भी हो सकते हैं, मतलब पहले माता या पिता कुछ भी हो, लेकिन अलग अलग हो, तो उनमें संभाविक रक्त क्या हो सकता है, O B, और नहीं हो सकते A AB। ठीक है, फिर क्या है, अगर हो O AB, संभाविक रक्त क्या हो सकते हैं बच्चों में, AB, और नहीं हो सकते O डैश AB। अगर दोनों में क्या हो, AA हो, तब क्या हो सकते हैं हमारे बच्चों में संभाविक A और O। ठीक है, और नहीं हो सकते B डैश AB। और दोनों में क्या हो, A और B हो, तब संभाविक क्या हो सकता है, O भी हो सकता है, A B और AB भी, और इनमें संभाविक कुछ भी नहीं, ये टोटल है। ठीक है, आगे देखिए, यदि A क्रॉस कितने हो, AB, तब संभाविक रक्त क्या हो सकते हैं, AB AB। ठीक है, और नहीं हो सकता O। ये सब आपको लिस्ट दी हुई है, आप सब इनको कर लेना। ठीक है, लेकिन सब इनों में सब सर्वदाता क्या होता है, O, और सर्वग्राही क्या होते हैं, AB। ठीक है, सर्वदाता जो हर किसी को अपना रक्त दे सकता है वो कितना होता है, और सर्वग्राही यानी कि सबका रक्त ले सकता है हमारा AB। ठीक है, जो रक्त दे सकता है वो क्या है हमारा AB। यहाँ से प्रश्न बन जाता है, ये आपको कर लेना है। और आज के लिए क्लास यहीं समाप्त है, धन्यवाद। हंसूँ तो हंसूँ।